एक बार से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हम कार्यक्रम है, हम महिलाओं की भी बात कर रहे हैं, खासतौर उन महिलाओं की जिन्होंने अपने संघर्षों से एक नई इबारत लिखी है। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ रावत जी। और अगर मैं उत्तराखंड की राजनीति की बात करता हूं तो वो बात तब तक अधूरी रहती है जब तक उसमें हरक सिंह रावत जी का नाम न लिया। बहुत बहुत स्वागत है हरक सिंह रावत जी आपका इंडिया न्यूज़ में। नमस्कार। हरक सिंह रावत जी, कुछ दिनों से बड़े लापता से आप चल रहे हैं, राजनीति में बड़े गायब से हैं, बहुत शांत से। और जब हरक सिंह रावत शांत होते हैं तो राजनीति में मज़ा नहीं आता है। तो क्या ये तूफान से पहले की शांति है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद ये ठीक है कि कई बार कुछ जीवन में लगातार अगर आप संघर्ष करते हैं और हर संघर्ष के बाद कुछ आराम भी होना चाहिए, कुछ शांति होनी चाहिए, जिससे कि आप फिर जो नया खेल खेलें या नई पारी खेलें उसमें बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ, लंबे समय तक। अच्छा, मतलब कोई नई तैयारी चल रही है आपकी? हाँ बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि मैं क्योंकि मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, शिक्षक रहा हूँ। हम जब पीस होता है, जब युद्ध होता है तो सेनाएं लड़ती हैं यहाँ पर, लेकिन जब पीस होता है, शांति होती है, कोई नहीं होता है, तो वो सेनाओं के लिए आराम का समय नहीं होता है, रिहर्सल में होता है, तैयारी का समय होता है। इसी तरह राजनीति में आपको 10 कदम आगे बढ़ना चाहिए, फिर 4 कदम पीछे होना चाहिए, फिर 20 कदम आगे बढ़ो, फिर 10 कदम पीछे रहो, जिससे कि आप लंबी पारी खेल सको, लंबे जीवन तक समाज की सेवा कर सको। तो मेरी कोशिश ही है। 98 में भी एक ऐसा ही पड़ाव मेरे जीवन में आया था, जब राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं खादी ग्राम उद्योग बोर्ड कच्छ उत्तर प्रदेश में मायावती और कल्याण सिंह जी की मिली सरकार थी। 6 महीने के लिए मायावती और 6 महीने के लिए कल्याण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनना था। तो क्योंकि मुझे मायावती जी ने खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का चेयरमैन आया था उत्तर प्रदेश का, और जो समर्थन वापस ले लिया कल्याण सिंह जी से, तो मैं रह सकता चेयरमैन। लेकिन मुझे लगा जिस चीफ मिनिस्टर ने मुझे चेयरमैन बनाया है, जब उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, मैं रिजाइन कर लिया। और फिर 1 साल का पीरियड मेरे राजनीतिक जीवन के लिए, और उस 1 साल में मैंने राजनीति तो नहीं की, लेकिन मैंने हस्तरेखा विज्ञान को ठीक किया। मैं हस्तरेखा विज्ञान को अध्ययन करने लगा। इसलिए राजनीति अंग्रेजी जो है बड़े अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हूँ, गांव के स्कूल के जैसे पहाड़ में उस समय हिंदी मीडियम के स्कूल थे, कॉन्वेंट स्कूल नहीं थे। एबीसी हम लोग शिक्षा शुरू थे, और मैं पीसीएम ग्रुप का स्टूडेंट रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ। तो साइंस बच्चा इंग्लिश और हिंदी पे ध्यान नहीं देता। हम मैथमेटिक्स में सेम बुकती थी हमारे इंटरमीडिएट में। और जो डीजी दूरदर्शन राम मयंक अग्रवाल मेरे क्लास फेलो रहे। तो हम लोग साइंस के बच्चे अंग्रेजी पे उतना ध्यान नहीं देते थे। जिस दिन अंग्रेजी का पेपर होता 3-4 दिन पहले अंग्रेजी को पढ़ते थे या हिंदी को पढ़ते। इसलिए मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैंने 90 में अपनी अंग्रेजी को भी अच्छा की कोशिश की। ज्योतिष विज्ञान पढ़ा, फिलॉसफी दर्शन पढ़ा, मीमांसा, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन। आदमी को मैं अब इस एक साल के पीरियड आप देखेंगे, मैं आज ही गांव से आया हूं, तो आंवले का बगीचा लगाया मैंने, लेमन ग्रास लगाया है। नहीं, ये तो आप बताने के लिए कह रहे हैं, लेकिन तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? नहीं, अब तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। अब तो मैं एक्टिविटी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर पिछले 6 महीने में गतिविधियाँ 26 जनवरी से शुरू की थी। 26 जनवरी से मैंने धर्मपुर विधानसभा से शुरू की, फिर डोयला विधानसभा, फिर ऋषिकेश विधानसभा, फिर रास्ता तो हरिद्वार जाता दिख रहा है। सब विधानसभाएं हरिद्वार लोकसभा की सीटें हैं, रुकी सभी में तैयारी चल रही है। और कई बार क्या होता है कि एक एम बनाते हैं। जब मैं भाजपा में भी मंत्री था, तीरथ रावत जब मुख्यमंत्री बने, मैंने हनुमान जी से भी उस समय कहा था कि मैं मंत्रिमंडल की शपथ नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा विद्यार्थी रहा है और मैंने राजनीति में उसको हाथ पकड़ के आया है। जब वो उसके पास कमरा नहीं होता था, मैं चीफ वार्डन था यूनिवर्सिटी का, तो अपने ऑफिस के रूम में उसको जगह दी। तो मैंने कहा भाई मैं मंत्री पद की शपथ नहीं लूँगा।
फिर जब धामी जी मुख्यमंत्री बने भी मैंने अमित शाह जी के करीब 4-5 कॉल लगातार आते रहे कि आप शपथ लो। मैंने कहा नहीं, मैं शपथ नहीं लूंगा। फिर उन्होंने लास्ट में मुझसे कहा कि नहीं, इस बार तो आप शपथ ले लो। और मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैंने कहा मैं बहुत हो गया। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में लगातार आप लोग जितने साल लोग नौकरी करते हैं। तो यही वजह है भाजपा छोड़ने की? नहीं, भाजपा छोड़ने में इस विषय क्योंकि बहुत समय हो जाएगा, क्योंकि हम उत्तराखंड की राजनीति पे बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं और वो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। जो हो चुका। नहीं, मुझे मैं थोड़ा सा तो जरूर आपसे पूछूंगा। आप जब आपने जिक्र छेड़ा है इस बात का, तो आप मुझे बताइए कि सब जानना भी चाह रहे हैं, सब देश में लोग देख रहे हैं, सब ये जानना चाहते हैं कि भाजपा छोड़ने की वजह थी क्या? कोई वजह नहीं थी और मैं फिर उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जब भाजपा ने मुझे निकाला तो भले उन्होंने कारण जो भी दिया हो, मुझे प्रहलाद जोशी जी ने कह दिया था आपको केदारनाथ फाइनल कर दें। अमित शाह जी ने मुझको एक दिन कॉल किया, 8 कॉल किए उन्होंने, और उनसे कहा रख सिंह जी आप जिस विधानसभा से लड़ना चाहो आप पुष्कर जी को बता दीजिएगा, आपको सीट पे चुनाव और टिकट आपका दे दिया जाएगा। लास्ट में प्रहलाद जोशी ने मुझसे कहा कि रावत जी आप कुर्दा क्यों नहीं लेना चाहते हो? नहीं जीतोगे। मैंने कहा मैं पिछली बार 11,000 वोट से जीता था, इस बार 15,000 वोट से जीतूंगा। लेकिन एथिक्स होती है, कुछ नैतिकता होती है। मैं पिछले चुनाव में 5 वायदे कोटद्वार की जनता से किए थे। मैं जिला बनाऊंगा तो उसका तो मैं तर्क दूंगा कि मैं पूरे उत्तराखंड में कोई जिला नहीं बनाया, मैं इसलिए जिला नहीं बना पाया। मेडिकल कॉलेज के लिए मैं कहूंगा कि मैंने 25 करोड़ का जियो जारी करवा दिया। मैंने कहा मैं लाल डांग चिलखाल सड़क के लिए कहूंगा कि मैंने 70% बना दी। लेकिन जब मुझसे कोई पूछेगा कि आपने सेंटर स्कूल के लिए घोषणा की थी, सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और आप सेंटर स्कूल नहीं बना पाए, तो मैंने निशंक जी जब मानव संसाधन मंत्री थे मैंने फाइल पूरी तैयार करवा दी। जब जावड़ेकर जी मानव संसाधन मंत्री थे मैं उनसे कई बार मिला और अंतिम चरण में था, केवल कैबिनेट में जाना था, जियो जारी होना था। प्रहलाद जोशी मुझसे कहा बैक डेट में हम इसको जियो जारी करा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, अब वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये नैतिकता कहेगी। मैं मंच पे खड़ा होऊंगा और आदमी का भाषण आदमी के देखिए, मैं आज आपको बताऊं, कई बार लोग कहते हैं राव जी आप बहुत अच्छा बोलते हो। मैं कहा मैं नहीं अच्छा नहीं बोलते हूं, मैं आपके दिल की बात करता हूं, दिल से करता हूं, इसलिए आपके दिल को छू जाती है। तो जब आपका भाषण कब अच्छा होता है, कब जनता को प्रभावित करता है, जब आप उनकी मन की बात करते हैं, उनके दिल की बात करते हैं, उनके हकों की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, तब आपका भाषण, तब आपकी बात लोगों को समझ में आती है। आपने दिल की बात की है रावत जी, आज दिल पे हाथ रखिए, बताइए कि 2016 में उस दिन क्या हुआ था जब विधानसभा में बजट पेश किया गया था और उसके बाद सारी तस्वीर बदल गई थी। उस दिन क्या हो गया था 2016 में ऐसा? बहुत, मैंने कहा मैं पिछले इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। अभी मेरे बड़े भाई हरीश राव जी भी आपके इस कार्यक्रम में आएंगे, मैं उनसे भी पूछूंगा। वो कुछ भी कहें, किसी काम के पीछे केवल एक दिन की घटना नहीं होती है। मैं एक दिन रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे रात तक हरीश राव जी के साथ बैठा और मैंने उनसे कहा कि भाई कुछ चीजें हैं, जो मुझे मंच पे गाली दे रहा है उसको प्रदेश महामंत्री बना दे रहा हो, जो मुझे मंच पे मेरी खिलाफत करता है रुद्रप्रयाग जिले में, आप उसको प्रदेश में राज्य मंत्री का दर्जा दे देते हो। कौन? उस समय माने हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। आपने ये बात हरीश रावत जी से कही? हरीश रावत जी से कही। किसके लिए कही? कौन था? मतलब आप कह रहे हैं कि आपको सम्मान नहीं मिल रहा था पार्टी में। जब आप अपनी बात कह रहे हैं आप नाम भी बोल दीजिए, आपको तो आपकी डेयरिंग पर्सनालिटी के लिए जानते हैं। मैं देखिए, मैं उन लोगों का महत्व, लेकिन मैंने हरीश रावत जी को उस समय कहा कि भाई इस व्यक्ति ने जगली में मेरे खिलाफ मंच पे बोला, आपको इसने प्रदेश महामंत्री आपने इसको बना दिया। इस व्यक्ति ने पौड़ी जिले में मेरे खिलाफ मंच से बोला, आपने इसको राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। तो उन्होंने कहा भाई किशोर उपाध्याय ने दिया है, ये कुछ और लोगों ने मेरी जानकारी में नहीं था। आप मुख्यमंत्री हो, राज्य मंत्री का दर्जा आप दे रहे हो, इसलिए आप बड़े भाई से नाराज हैं? और यही नहीं था, बहुत सारे कारण थे। मैंने कहा कई बार क्या होता है कि पुरानी चीजों को याद करके, वो जो 18 मार्च को जो घटना हुई, वो केवल 18 मार्च की घटना नहीं थी। पिछले 6-7 महीने से कोई ना कोई बात ऐसी हो रही थी जिसके कारण मुझे लगता कि भाई अब शायद मेरा यहां काम करना, देखिए लोग मुझे दल बदलू कहें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने विधानसभा के अंदर भी भाषण में कहा कि मैं मां के पेट से उत्तराखंड के नागरिक, मैं मां के पेट से
कांग्रेस कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता, यूकेटी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता के रूप में पैदा नहीं हुआ। मैं मां के पेट से हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में पैदा हुआ। मैं मां के पेट से उत्तराखंड के पेट से पैदा हुआ हूं। मेरी पहली जिम्मेदारी उत्तराखंड के लिए है, दूसरी जिम्मेदारी दल के लिए। अगर केवल नारों से, केवल भाषणों से या इस बात को लेकर दल से प्रदेश का विकास नहीं होगा। मैंने 25 मार्च 1994 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भाषण दिया था। 3 दिन मैंने अध्ययन किया था उस भाषण को देने के लिए। 3 दिन अध्ययन किया था कि गंगा यमुना से कितनी मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। और मैंने उस दिन भाषण में कहा था कि अगर उत्तराखंड राज्य जिस दिन बनेगा, उत्तराखंड राज्य को सही नेतृत्व मिलेगा, सही नियोजन होगा, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं, सही विकास होगा, तो उत्तराखंड राज्य अपने बनने के 10 वर्षों में देश का सबसे संपन्नशाली राज्य होगा। लेकिन यह दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। नारायण तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, पौड़ी के रामलला मैदान में मैं मंच पे था। मैंने उनके सामने 2003 में मंच पे एक बड़ी जनसभा में कहा, मैंने हंसा दनाई, बेलवंती चौहान, भाई बेंजवाल, भाई राजेश रावत, जिन सैकड़ों लोगों ने इस राज्य के लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी कुर्बानी और अपना बलिदान दिया है। जब खंडूर जी मुख्यमंत्री थे तो मैंने विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता के रूप में इस बात को कहा कि अगर कहीं उनकी आत्मा देख रही होगी तो कह रही होगी क्या हमने अपना बलिदान इस राज्य के लिए दिया है। जहां लड़कियों पर अगर वो रोजगार मांग रही है उन पे आप लाठी बाजने का काम करते हो। नौजवान अगर पारदर्शिता के साथ नियुक्ति चाहता है, वो ये नहीं कह रहा मुझे नकल करके मुझे नौकरी दे दो, वो ये नहीं कह रहा कि रिश्वत लेके मुझे नौकरी दे दो, वो कह रहा पारदर्शिता के साथ एग्जाम, मेरे अंदर योग्यता है, मेरे अंदर क्षमता है, मुझे प्रदेश की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। अब आप बड़े भावुक दिख रहे हैं, लोगों को नाराज दिख रहे हैं, भावुक दिख रहे हैं। इसे लग रहा है कि 23 साल इस राज्य को हो गए। मैं भी आ रहा हूं, मैं रामनगर होते हुए पूरा इनर से होते हुए आ रहा हूं। अभी मैं एकेश्वर देख रहा था, अभी जयखाल ब्लॉक देख रहा था, मैं अलजिखाल ब्लॉक देख रहा था, मैं कृषि ब्लॉक देख रहा था, मैं पौड़ी ब्लॉक देख रहा था। जिन गांवों में कितनी रौनक होती थी, मुझे याद आ रहा था कि सड़क के शिलान्यास के अवसर पर कैसे ढोल दमाओं बज रहे थे, कैसे स्वागत होता था। इस गांव में जब मैं पैदल जाता था कैसा माहौल होता था। आज गांव खंडर में तब्दील हो गए। हम गांव को बिजली ले गए, हम गांव को हमने सड़क से जोड़ दिया, गांव में हमने नल दे दिए, लेकिन गांव में तो आदमी नहीं है। तो ये तो पहले से चला आ रहा है ना। नहीं, राज्य बनने के बाद, राज्य बनने से पहले गांव खाली नहीं थे। आप पलायन के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो क्या नहीं, इसके लिए तो फिर अगर दोषी हैं तो फिर सारी सरकारें इसके लिए सब दोषी, सारी सरकारें दोषी हैं, जिसमें बिल्कुल आप मंत्री रहे वो भी दोषी। राजनीतिक दृष्टिकोण से कह रहा हूं। हाँ, राज्य बनने के बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं, जब तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, मैंने तिवारी जी से निवेदन किया था, प्लानिंग की पहली बैठक है जब मुख्यमंत्री ने उन्होंने लिया था, और मुझे भी सौभाग्य से उस बैठक में बुला लिया था। हालांकि मैं नियोजन मंत्री नहीं था, संजीव जी थे उस सेक्रेटरी उस समय प्लानिंग के। और मैंने तिवारी जी से कहा, मैंने कहा तिवारी जी, उत्तराखंड की ज्योग्राफी को देखते हुए, टोपोग्राफी को देखते हुए, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए एक प्लानिंग होनी चाहिए कि किस साइड पे हम पेड़ लगाएं, किस साइड पे हम फलदार पौधे लगाएं, किन हाइट पे हम बस्ती बसाएं। अगर अनियोजित विकास होगा, दो परिवार, एक कोई ग्राम प्रधान मेरा समर्थक है तो हमने 20 किलोमीटर सड़क बना दी, 20 करोड़ की सड़क बन गई, 2 परिवार उस गांव में रह रहे हैं। अब 2 परिवारों के लिए अगर हम 20 किलोमीटर सड़क बनाएंगे तो अनियोजित विकास है, सरकार के सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है। ठीक है, ठीक है। आप इंडिया न्यूज के मंच पर आज आए हैं, मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज आप देखे जाइए कि हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं। आपको मिल गया है पार्टी आला कमान से हरी झंडी, क्योंकि तैयारी तो खूब कर रहे हैं आप खूब चक्कर काट। ब्रेकिंग न्यूज देख जाइए आज। देखिए, मैं एक बात आपसे कहूं, हर आदमी की मैं कह रहा था कि मैंने अमित शाह जी से कहा मैं एमपी एमएलए चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। नहीं, वो तो आपने अभी भी कहा था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, वो आपने विधानसभा के लिए कहा था। मैंने कांग्रेस में जब सम्मिलित होने की बात हुई, नहीं, वो आपने विधानसभा के लिए कहा था। हाँ, विधानसभा के लिए मैंने कहा था, यानी कि लोकसभा लड़ेंगे आप। मैंने कहा भाई मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। ठीक है। अगर एक दिन मैं माफ करना, हरीश राव जी मुख्यमंत्री थे, मैं मंत्री था, राणा जी मैं मंत्री था,
तो एक सब इंस्पेक्टर खड़ा था ड्यूटी में, ऐसा मेरा भाषण चल रहा था, एक सब इंस्पेक्टर खड़ा था। मैंने उससे कहा भाई तुम उम्र से मैंने अंदाजा लगा लिया कि भाई बूढ़ा है तो ये सब इंस्पेक्टर तो भर्ती हुआ नहीं होगा। मैंने उससे कहा भाई तुम भर्ती कैसे पुलिस में हुए? कहा सिपाही भर्ती हुआ। मैंने कहा सिपाही से तुम हवलदार बन गए, हवलदार से एडिशनल सब इंस्पेक्टर बन गए, एडिशनल सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर बन गए। हरीश राव जी मंत्री थे, मंच पे थे, किसान आंदोलन में कृषि मंत्री था। मैंने कहा मैं मंत्री के रूप में 91 में पहली बार एमएलए हुआ, पहली बार मंत्री हो गया और आज भी मंत्री हूं। आप सोचो जितने लोग सरकारी नौकरी नहीं करते हैं उतने साल तो मैं मंत्री रह गया उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में। तो अब ऐसा ना रोज एक ही क्लास में बैठा दो आपको, अगर माफ करना मैं रोहित जी, अभी आप रिपोर्टर हो जो जिस भी पद पे हो, अब रोज अगर 10 साल 40 पद पे रहो और ये भैया अगर ने आया नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं उसको स्वीकारने में हिचकूंगा नहीं। राणा जी मैं राणा कह दूंगा, मैं जिसे कह दूंगा 4 साल हो गए। मैं रोहित जी राणा जी से पूछ रहा हूं, अगर आज तक इंडिया न्यूज में या आज तक में थे आप, अगर आपके एक जूनियर व्यक्ति को अगर संपादक में जाए और आपका सीईओ बना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा पहले बताओ? तो मैं इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं रोज एमएलए की नौकरी ये सेवा, रोज एमएलए नहीं बनना चाहता हूं और न मैं मंत्री बनना चाहता हूं। मतलब मुख्यमंत्री बनना चाहते थे अब भैया देखो, अब वो आप बनाओगे नहीं। अरे आपका मतलब देखिए यही तो बात है। देखिए रावत जी, देखिए जब आप कह रहे हैं, जब इतनी बात आपने खुल के कह दी तो फिर पूरा कह दीजिए ना। रोहित जी मैं एक चीज कहता हूं, मैं कल भी किसी को कह रहा था, एमएलए बनना आपके हाथ में, एमपी बनना आपके हाथ में, लेकिन मुख्यमंत्री बनना आपके हाथ में नहीं। अब मैं शब्द हल्का हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है जो राजनीति की एबीसीडी नहीं जानता हो, और ऐसा व्यक्ति नहीं बन सकता है जो बहुत सीनियर हो, राजनीति की जड़ तक भी जानता हो। तो क्योंकि आप भी जानते हो, जब पहली बार मायावती चीफ मिनिस्टर बनी थी, मैं उस समय एमएलए था भाजपा से, सपा के सहयोग से। अब मैं सोच रहा था, मतलब माफ करना महिलाएं बैठी इसलिए कई बार क्या होता है कि बात तो सही लेकिन वो लोग दूसरी तरह से लेते हैं। मैं सोचता रहा भाई कि ये मुख्यमंत्री बनी है, उम्र भी ज्यादा नहीं, 40 साल की है, बहुमत भी नहीं है, 40 एमएलए इसके पास है, 40 एमएलए के बलबूते पे भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बनी। कुछ अच्छा वक्ता होता है इसलिए बन जाता है। मैंने कहा अच्छी वक्ता भी नहीं है, मैंने सुना इसका भाषण। कोई अच्छा संगठन करता होता है, मैंने किसी संगठन करता भी नहीं है, ये तो ताम झाम काशीराम ने जोड़ा है, जो भी जोड़ा है। कुछ खूबसूरत होता है तो अपनी खूबसूरती के बल, मैं जो महिलाओं के बारे में कह रहा था, ये भी एक फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कुछ लोग खूबी के अपनी खूबसूरती के कारण यश पाते हैं, ये खूबसूरत भी नहीं है। कुछ के अंदर बड़ी टैलेंट होता है, इसमें टैलेंट भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा भाग्य देखो इसका कैसे भाग्यशाली है, इस 40 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन राजयोग शायद इसी को कहते हैं। तो अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हो कि आपको विश्वास होगा नहीं होगा, पौड़ी की सड़कों में 94 में नारा लगता था। राजनाथ सिंह जब मैं एक दिन टीडी कॉलेज का शपथ देख ले आके आ रहे थे, उनका वो था आगे, उनका गार्ड था गनर, तो वो सुरती लगाता है जैसे तंबाकू और पूरब में नहीं लगाते, तो उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ा, नहीं राजनाथ सिंह अच्छा हाथ क्या, तो राजनाथ सिंह ने कहा हे यादव था वो, यादव मुझको क्यों खिला रहा है, इनको चीफ मिनिस्टर बन, तेरा प्रमोशन ये करेंगे। ये मैं 94 की बात बता रहा हूं। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, भाजपा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बन गए, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, वो सेंटर में रक्षा मंत्री बन गए, होम मिनिस्टर बन गए। मैं तो यहीं घूम रहा हूँ, लखनऊ से आकर अब उत्तराखंड के कंदराव में घूम रहा हूँ, पहले से भी घूम रहा हूँ, आज भी यहीं घूम रहा हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूं, मैं अपने से नीचे देखूं तो मैं सोचता हूं कि यार मैं जब पहुंचा, मेरे साथ के बहुत सारे लोग, तो मैं तो यूनिवर्सिटी का 25 साल प्रोफेसर रहा, आज भी 1 लाख रुपए पेंशन मिल रही है। साथ के बहुत सारे बच्चे तो आज भी बेटे बेरोजगार घूम रहे, जो 8वीं में पढ़ते थे वो बहुत सारी बुरी स्थिति में। तो अगर नीचे देखो तो मैं सोचता हूं, मैं अगर धामी जी मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है, दूसरी तीसरी बार के विधायक हैं, वो बन गए, लेकिन अगर आप देखोगे कि 2 साल 4 साल के लिए बने, तीरथ रावत 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने, अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी को उपलब्धि बहुत बड़ी चीज है।
लेकिन अगर टोटल राजनीतिक कैरियर को देखोगे तो मैं 33 साल कल्याण सिंह की सरकार रहे, मायावती की सरकार रहे, तिवारी जी की सरकार रहे, विपक्ष के नेता के रूप में विजय बहुगुणा, हरीश रावत, त्रिवेंद्र रावत, तीर्थ रावत, धामी, मैं सबके साथ मंत्री रहा हूं। तो लेकिन आदमी को मेरे एक सोच रही है कि आदमी को, मैं आज बड़ा खुश हूं, मैं जब पे नहीं रहता हूं मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब आदमी पद पे है या तो काम करे। मैं जिस विभाग में रहता हूं मुझे लगता है कि नहीं, इस विभाग में काम होना चाहिए, लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। मैं कृषि मंत्री था, उत्तराखंड में ऑर्गेनिक में केवल बातें होती थी और कुछ नहीं होता था। जिस प्रधानमंत्री जी ने जर्मन में सिक्किम का नाम लिया कि हमारे देश अंदर सिक्किम में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक खेती होती है, वो सिक्किम के लोग ऑर्गेनिक की ट्रेनिंग लेने, जैविक खेती की ट्रेनिंग लेने के लिए मेरे यहाँ आते थे। हमारा विभाग उनको जैविक खेती की ट्रेनिंग देता था। मैंने अपने रेशम विभाग था, मैं रेशम का ये तो हो गई पुरानी बातें। नहीं, मैं जो आपसे कह रहा हूं कि आदमी अगर पद पे हो और उससे काम करने का, ये देखिए हम जहां रहे, हम समाज को, देश को, प्रदेश को देख। आज दून मेडिकल कॉलेज बना है, नर्सिंग काउंसिल बनी है, गुलाम नबी जी हेल्थ मिनिस्टर थे, एम्स के उद्घाटन में आए थे, मंच से उन्होंने मेरी तारीफ की कि जम्मू कश्मीर बड़ा प्रदेश है लेकिन इतने मेडिकल कॉलेज नहीं। हरक सिंह जी ने इतने कम समय में उत्तराखंड इतने मेडिकल कॉलेज बनवा दी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पद हमारे लिए इसलिए नहीं है, गाड़ी घोड़े के लिए, सलूट मारने के लिए, गार्ड के लिए, गनर के लिए, इसके लिए नहीं है। अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है और उस जिम्मेदारी के कारण आप समाज को, प्रदेश को कुछ देते हो, रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग, ठीक है। मुझे राणा जी 82 से आ रहा था, अब मुझे इतनी खुशी होती है रिवर राफ्टिंग को देखकर। ऋषिकेश अभी तो यात्रा के कारण भीड़ है, लेकिन जाड़ों में रिवर राफ्टिंग के कारण भीड़ है। उसके पीछे एक छोटा सा कारण था रिवर राफ्टिंग के पीछे। मैं पौड़ी से आता, 82 में रुका, कुछ व्यापार, कुछ दुकानदार मेरे पास आए, बाबा जी ये अंग्रेज आते हैं, नदी के किनारे नंगे पड़े रहते, हमारी माँ बहनें घास लकड़ी के लिए जाती हैं, नदी के पास पानी पीने जाती हैं, इन पे पत्थर मारते हैं, पौड़ी की सीमा में चले जाते हैं। पौड़ी के लोग पत्थर मारते हैं, टिहरी की सीमा में आ जाते हैं। मैं उसी दिन आया देहरादून, घंटाघर में पीडब्ल्यूडी का बंगला था, डीजी टूरिज्म थे पांगती जी, कमिश्नर गढ़वाल भी थे, डीजी टूरिज्म भी थे, एडिशनल डायरेक्टर द्विवेदी था। मैंने उनको लाया और उसी दिन रिवर राफ्ट ले लाइसेंस की व्यवस्था करी, कौड़िया से लेकर ऋषिकेश तक, से हमारा कंट्रोल भी रहेगा, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ये विधिवत एक व्यवसाय भी बनेगा। और आज दुनिया, कोई न्यूज चैनल, कोई मल्टीनेशनल कंपनी, कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई स्कूल जो अपने बच्चों को रिवर राफ्टिंग करने के लिए ऋषिकेश और कौड़िया नहीं लाता। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। एक दिन सुबोध उनियाल जी थे, कहने मैंने शुरू किया, मैंने कहा वियतनाम में मैंने शुरू किया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एमएलए का, अब जिस बात का आपका उत्तर दे रहा हूं, मैं मास्टर आदमी हूं ना। राणा जी, एक बार जब मैं चुनाव हार गया, एक चुनाव, और मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए चला गया, तो जब मैं बीए के बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैंने कहा भाई अगर जीत जाता तो वहां दिमाग खाता विधानसभा में, हार गया तो यहां, भाई मैं लेक्चरर, तो लेक्चर देने का काम है और नेता का काम भी लेक्चर देने का। इसलिए मैं अब आपका जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा मैं एमएलए चुनाव नहीं लड़ूंगा, कांग्रेस बीजेपी से कहा था, कांग्रेस से भी कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एमपी चुनाव लड़ूंगा। ठीक है, रावत जी, अगर पार्टी मुझे एमपी का चुनाव टिकट देगी, मैंने अभी पार्टी के अपने हाईकमान से कहा है कि मैंने अपने निवेदन किया है उनसे कि आप मुझे हरिद्वार से अगर चुनाव लड़ने का मौका देते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर रिजल्ट दे सकूं। कोशिश होती है, बाकी तो देखिए मेरे भाग्य में और हरिद्वार की जनता क्या निर्णय करती है, ये मैंने पार्टी से निवेदन किया। ठीक है तो जी, एक छोटा सवाल और छोटा जवाब, क्योंकि बाकी और पैनलिस्ट हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। छोटा सवाल छोटा जवाब, हरीश रावत जी से नाराजगी है? देखिए उनके मन में कहीं ना कहीं, मैं मीडिया के, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, बस मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वो आएंगे, मैं उनसे पूछ। देख, राजनीति में मैं एक निवेदन करूं आपसे। जी, राजनीति में ना कोई स्थायी दुश्मन होता है ना स्थायी मित्र होता है। मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ। मेरे उनके मन में होगा, मेरे मन में कोई नहीं। मैं, आप बड़ा भाई मानते हैं? अभी मैं हमेशा का बड़ा भाई मानता हूँ, उम्र में भी बड़े हैं, देखिए रात में भी बड़े हैं, मैंने हमेशा उनको बड़ा भाई कहा है। ठीक है,
ठीक है, आपने बहुत बेबाकी से बहुत सारी बातें आपने की और मुझे है कि यही आपकी यूएसपी भी है हरक सिंह रावत जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया, इतनी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी।